Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 1st of April 2025. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. So guys, let's start with the first one. And this news is related with environment and ecology section of the general studies or general knowledge. And uh, the news is regarding a study. That study talks about a research and about the rainfall pattern in the Western Ghats of India. The title is Significant Increase in Monsoon Rainfall in the Western Ghats over the past 800 years. तो यहाँ पर ये रिपोर्ट है बात कर रही है कि वेस्टर्न घाट्स में अगर इस स्टडी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो लास्ट 800 ईयर्स में यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स में जो रेनफॉल है जो कि मानसून के थ्रू होता है यहाँ पर उसमें काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है दैट इज सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट। मानसून सब आप जानते होंगे ये सीजनल विंड्स होती हैं जो कि मॉइस्चर के साथ आती हैं और रेनफॉल कॉज करती हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द मैप ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द मानसून। इस रीजन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न घाट्स। So this is the region of Western Ghats। इस रीजन को हम वेस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं और इसको हम ईस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं। ये जो वेस्टर्न घाट्स है या ईस्टर्न घाट्स है, ठीक है, ये दोनों ही माउंटेन रेंज की टाइप में है, माउंटेन रेंजेस हैं। ऐसे ही इंडिया की कुछ मेजर माउंटेन रेंजेस ये हैं, जिनमें से एक है आपकी विंध्य रेंज और एक है आपकी सतपुड़ा रेंज। इसके बीच से रिवर जाती है आपकी नर्मदा, जो कि काफी फेमस है बिकॉज रेयर केस में इंडिया में जो रिवर्स हैं वो अरबियन सी की तरफ जाती है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है। फिर एक माउंटेन रेंज हमारी आती है अरावली रेंज। ये गुजरात से चल करके आपके राजस्थान हरियाणा होते हुए आपके दिल्ली तक में ये का एक्सटेंशन मिलता है। ये हिमालयन रेंज आपको दिख ही रही है। बाकी इधर गारो खासी और जैंतिया रेंज, यहाँ पर कई सारी माउंटेन हिल्स भी हैं। तो मेन हमारा कंसर्न था वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स भी माउंटेन रेंज है और ईस्टर्न घाट भी माउंटेन रेंज है। इसकी हाइट ज्यादा है और इसकी हाइट कम है ना। अब जब भी मानसून स्टार्ट होता है तो इस साइड से स्टार्ट होता है और उस वो फिर आगे चल करके दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। अभी हम यहाँ मानसून की बात कर रहे हैं। ये जो ब्रांच होती है वो ऐसे चल करके और इस रीजन में कुछ रेनफॉल करते हुए और बाद में फिर ये घूम करके ऐसे आती है बे ऑफ बंगाल होते हुए। तो इस रीजन में जो हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये रेनफॉल करती है, जबकि इस रीजन में ये वाली जो ब्रांच है वेस्टर्न घाट वाली ब्रांच है वो यहाँ सारे के सारे रीजन में रेनफॉल करती है। अब इस स्टडी रिपोर्ट का कहना है वो ये है कि रिसेंट टाइम में अगर हम देखें तो वेस्टर्न घाट्स में अच्छा खासा रेनफॉल का अमाउंट पड़ा है। आइए इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हम देख लेते हैं। रिसर्च की जो टीम थी उसको हेड किया डॉक्टर के संदीप और ये है असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में। बाकी इनके साथ में और भी लोग। क्या क्या इसमें फाइंडिंग्स हैं? रिकंस्ट्रक्टेड इंडियन मॉनसून पैटर्न्स ओवर द लास्ट 1600 ईयर्स का इन्होंने एवरेज निकाला और इस स्टडी को पब्लिश किया गया है क्वार्टरनरी इंटरनेशनल नाम के जर्नल में। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन मॉनसून इंटेंसिटी कुड कंट्रीब्यूट टू मोर फ्रीक्वेंट एंड एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स। देखो, नॉर्मली जो रेनफॉल होती है उसको हमेशा हम अच्छा ही मानते हैं, बट यू नो ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज जो रेनफॉल के पैटर्न है उनमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब अगर रेनफॉल बिल्कुल ही कम होगी तब भी दिक्कत है और बहुत ज्यादा हो जाएगी, हाई रेनफॉल हो जाएगी जिसको हम एक्सट्रीम केसेस ऑफ द रेनफॉल बोल सकते हैं, क्लाउड बर्स्ट बोल सकते हैं। अगर वो सिचुएशन होगी तो उससे प्रॉब्लम आएगी किसकी?
फ्लड्स की, जहां एक तरफ ऑन द वन साइड the lower amount of rainfall causes the drought. So on the other side of the rainfall means that is extreme rainfall that will cause floods. तो फ्लड्स की सिचुएशन आने वाले टाइम में वेस्टर्न घाट्स में हम देख सकते हैं। उसकी इन्होंने फिर कई सारे एग्जांपल्स दिए हैं कि लैंडस्लाइड का हमने इवेंट देखा, जो कि वहां पर लैंडस्लाइड्स भी थी, फ्लड्स भी थी। इडर डिस्ट्रिक्ट जो है केरला का, ऐसे ही कोडागू में भी हुआ। ऐसे ही हमने कर्नाटक में देखा 2019 में कि वहां पे बहुत सारा रेनफॉल हुआ, फ्लड्स आए। अब वेस्टर्न घाट्स पर इस रेनफॉल के क्या-क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? नीड फॉर बेटर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस मींस बिकॉज़ यहाँ पर आने वाले टाइम में जो रेनफॉल है वो इंक्रीज होने वाली है। तो the government agencies and all the concerned department agencies ministries government जो है एजेंसी, उन सबको पहले से ही बहुत ज्यादा डिजास्टर पर अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट है एम्फोसिस ऑन सस्टेनेबल लैंड यूज प्लानिंग एंड कंजर्वेशन। मीन्स जितना भी उस रीजन में लैंड है उसको हमें सस्टेनेबली और कॉशियसली यूज करना होगा। उसकी प्लानिंग भी बहुत अच्छे से करनी होगी, तब हम जाकर के उसका कंजर्वेशन कर पाएंगे। Next point है कि need for proactive measures to address the intensifying monsoon cycle. Means we should not wait to happen the event. Means we should not act after the disaster, but there is need to be proactive measures. It means अगर disaster के chances हमें दिख रहे हैं तो गवर्नमेंट या जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं और द कंसर्न स्टेक होल्डर शुड बी वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है इसी में एनवायरमेंटल पॉलिसी रिकमेंडेशंस। उसमें हमें क्या करना होगा? इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल पॉलिसी टू मिटिगेट रिस्क। यहाँ पर इनका कहना है कि जितनी भी हमारी जो लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल पॉलिसीज वो आगे इन प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी, वो उस रिस्क को कम करेंगे। सो उसके लिए हमारी जो पॉलिसीज हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा मीन्स फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए, है ना? उनको लॉन्ग टर्म में डिज़ाइन करना होगा। इसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज़ हुई थी, वो थी मल्टीडिसिप्लिनरी डिसिप्लिनरी अप्रोच। इस अप्रोच में इनका मेन क्या-क्या जिन्होंने फोकस किया कि यूजिंग इन्होंने लेक के सेडिमेंट्स को यूज़ किया फ्रॉम जो है चेप्पन लेक near Madikeri, Karnataka, to track historical monsoon intensity. Means last अगर 1600 years का इनको डेटा कलेक्ट करना था, तो वहां पर जियोलॉजी के सेंस में भी, है ना, जियोग्राफी के सेंस में भी, या अदर जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो उससे कोई रिलेट करते होंगे, या और भी जो भी इनके पास में साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, उस सबका यूज किया, तब जाकर के ये इसका एक एवरेज जो पता लगा पाए। और देन उसके बाद में दे हैव सजेस्टेड वेरियस recommendations for the government agencies so that the governments can be well prepared in advance to address the uh, upcoming risk due to the disaster. नेक्स्ट हमारे पास है, ये आर्टिकल है एक, है ना, एडिटोरियल आर्टिकल, काफी इंपॉर्टेंट है करंट की सिचुएशन के रिगार्डिंग में। ये आर्टिकल है कि अभी यूएसए और डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी, वीजा पॉलिसी, उन सबको लेकर के जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पर उन सबका डिस्कस किया गया है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उनका नाम है मैर्को। उन्होंने कंफर्म किया कि देखो भी यूएसए में जितने भी स्टूडेंट्स के वीजा से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट वीजा मींस फॉरेन स्टूडेंट्स की बात हो रही है ऑब्वियसली, तो उनमें बहुत सारी काउंटर एक्टिविटीज हमको देखने को मिल रही है यूएसए में। कैसे? मींस उनका ये कहना है कि अगर कोई भी फॉरेन स्टूडेंट, है ना, वो यूएसए में कोई भी ऐसा काम करेगा जो कि उनकी नेशनल इंटरेस्ट या फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट में है, तो उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इस सबको देखते हुए अभी रिसेंट टाइम में जब से डोनाल्ड ट्रंप हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो आफ्टर दैट सेवरल हंड्रेड वीजास उनको कैंसिल किया गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया गया, इंक्लूडिंग इंडियन स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स। ठीक है, तो उनके जो वीजा थे उन सबको कैंसिल कर दिया गया। अब इन्होंने कैंसिल किस बेसिस पर किया कि देयर हैव बीन सम इंसिडेंट्स where the students from foreign countries while they were studying in the USA, they made some statements and these statements were related with the Hamas. तो
दीज स्टूडेंट्स इन्होंने हमस को सपोर्ट किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इसी के बेसिस पर इन स्टूडेंट्स का वीजा कैंसिल हुआ एंड दे वर डिपोर्टेड बैक टू देयर होम कंट्री। अब यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि जो यूएसए है उसको कैसे पता चला कि ये जो है हमास के समर्थक हैं या हमास को सपोर्ट करते हैं या इसराइल को सपोर्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली इसका लीड ये है कि सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा सर्वेलेंस अभी यूएसए में हो रहा है और उन सब के लिए उन वीजा वगैरह का रिवोकेशंस हो रहा है। एक्सपर्ट्स आर आल्सो सजेस्टिंग जो है अलोंगसाइड विद दिस कि जो भी स्टूडेंट्स यूएसए के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं, फ्यूचर में वीजा अप्लाई करने वाले हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को यूएस की एजेंसीज ले ही उन पर नजर रखेंगी और उसी के बेसिस पर उनको वीजा मिल भी सकता है और कैंसिल भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट यूएसए जाना चाहते हैं फॉर स्टडी यानी फॉर अदर पर्पज या जॉब्स के लिए या किसी पर्पज के लिए, तो उनको ध्यान रखना होगा कि सोशल मीडिया पर वो क्या पोस्ट करें। कंसर्न ओवर फ्री स्पीच। अब अगर यूएसए फ्री स्पीच पर इस तरह से बाउंडेशंस लगाएगा तो फिर लोगों के या ग्लोबल सोसाइटी के बहुत सारे कंसर्न भी यहाँ से निकल करके आएंगे। मिस्टर रूबियो रेज्ड कंसर्न ओवर द गजा वार प्रोटेस्ट। उन्होंने अपने कंसर्न बताए इंक्लूडिंग क्या, इंसिडेंट्स ऑफ हरासमेंट ऑफ ज्यूस स्टूडेंट्स एंड यूनिवर्सिटी बिल्डिंग्स बीइंग ऑक्यूपाइड। मतलब ज्यूस स्टूडेंट्स वगैरह के साथ में बहुत सारे इश्यूज वहां पर किए गए हैं। उन्होंने आर्ग्यू किया कि डिनायल ऑफ अ वीजा एट एप्लीकेशन स्टेज शुड बी आल्सो ग्रांट्स फॉर रिवोकेशन आफ्टर इशुएंस। ये कह रहे हैं कि जिस बेसिस पर किसी स्टूडेंट को वीजा किसी किसी पर्सन को वीजा नहीं मिलता है, अगर बाद में पता चलता है उसके बाद, तो उसके वीजा को रिवोकेट कर दिया जाएगा, रिवोक कर दिया जाएगा। मींस जिस बेसिस पर आपको वीजा नहीं मिलना चाहिए था और वो बेसिस वो काम आपने बाद में किया, तो आपका वीजा कैंसिल हो जाएगा। कंसर्न की फिर बात करते हैं कि यूएसए की गवर्नमेंट कंसर्न्स ऑन फ्री स्पीच राइट्स फॉर फॉरेन नेशनल्स लीगली रिसाइडिंग इन दी कंट्री। बहुत सारे जो लीगल स्टेक्स वो जो है लीगल एक्शंस गवर्नमेंट वहाँ की ले रही है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल यूज किया है कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट था उसमें फ्री स्पीच को लेकर के काफी बात की गई थी, मीन्स गारंटी दी गई थी राइट टू फ्री स्पीच, प्रोटेक्टिंग पीपल नॉट जस्ट सिटीजन्स। तो इनका फर्स्ट अमेंडमेंट वो पीपल को जो है प्रोटेक्ट करता है, इसके लिए फ्री स्पीच के लिए, राइट टू फ्री स्पीच के लिए। हाँ, उसमें ओनली यहाँ पर पीपल वर्ड यूज किया गया है, ना कि सिटीजन। तो इट मीन्स the US citizens are also having the right to free speech, but also the people who are not citizen of the USA, they are also, and they should be allowed to enjoy the right to freedom of speech, expression, ये सब। Historically अगर हम बात करें तो it has been interpreted broadly, though it restricts a Congress from limiting speech। हालांकि जो कांग्रेस है, it means here Congress means the Parliament of the USA, वो उस पर कुछ restrictions हैं कि वो freedom of speech को ना रोके। अब इन राइट्स को, दीज राइट्स है ना, इनका एक्सटेंशन भी है। नेशनल्स लीगली यूएसए एलिमेंट्स इन अ ग्रे एरिया। अब इस पर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन में है, कुछ का कहना है कि नहीं यार ये जो है अदर जो लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग ये सबको मिलना चाहिए, कुछ का कहना है कि ओनली सिटीजन्स को मिलना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये पीपल को मिलना चाहिए चाहे वो सिटीजन हो या ना हो। तो इस पे अभी काफी ग्रे एरिया है, मीन्स क्लैरिटी नहीं है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो क्या अब तक ऐसे कुछ प्रेसिडेंट्स रहे हैं। Various laws have been placed limits on the free speech by foreign nationals, particularly in relation to US foreign policy। ऐसे पहले भी इससे पहले कई सारे लॉज आए हैं जहां पर जो फॉरेन नेशनल्स को यूएस की फॉरेन पॉलिसी से अगेंस्ट अगर उन्होंने कुछ किया या बोला तो उनके अगेंस्ट में एक्शन लिए गए। फॉरेन स्टूडेंट्स हैव ट्रेडिशनली बीन वोकल क्रिटिक्स ऑफ यूएसए। देखो जो भी स्टूडेंट्स यूएसए में जाते हैं स्टडी के लिए, एकेडमिक्स का पार्ट बनते हैं, तो उनको फ्री स्पीच मोस्टली जो है यूएसए में मिलती रही है। ट्रेडिशनली ये सोसाइटी का, यूएसए की पॉलिटिकल सिस्टम का एक नेचर रहा है ना, और उनके अगेंस्ट में कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं होता था। इवन at that time the students used to criticize the foreign policy और the government की जो domestic या international policies होती थी उन सबको criticize भी करते थे जो foreign students होते थे, foreign nationals होते थे, while they were living in the USA। but अब कुछ टाइम में अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स, हाँ लेकिन एक चीज और ऐड कर लेते हैं पहले कि यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन भी उस समय पर
उन स्टूडेंट्स के, उन एकेडमिशियंस के, प्रोफेसर्स के फेवर में बात करता था, उनको प्रोटेक्ट करता था। लेकिन नाउ जब से ट्रम्प आए हैं, इन चीज़ों में काफ़ी सारा चेंज हो गया है। यूएस की वैल्यू सिस्टम और ग्लोबल परसेप्शन की अगर हम बात करें तो यूएसए का जो वैल्यू सिस्टम है वो कुछ ऐसा रहा है कि वो लिबरल वैल्यूज पे बिलीव किया उसने, ड्यू प्रोसेस में बिलीव किया है यूएसए के जो है लीगल सिस्टम में। और मीन्स वहां पर प्रोसेस पर ये नहीं कि मीन्स एग्जीक्यूटिव ने कोई ऑर्डर पास किया, किसी को डिपोर्ट कर दिया, वो सब नहीं रहा है। मीन्स वहां पर फ्री स्पीच के लिए कमिटमेंट रहा है डिस्पाइट हिस्टोरिकल इम्परफेक्शंस। मीन्स एक टाइम वो भी था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है अमेरिकन जापानीज जो लोग थे उनको भी जो है अ, उनकी फ्री स्पीच पर भी रोक लगाई गई थी। लेकिन फिर भी जो है ये इसको एक्सेप्शन माना जाता है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी या उसके लीगल जो रूल्स रेगुलेशंस रहे हैं, वो फ्री स्पीच को सपोर्ट करने वाले रहे हैं। ये बात हो रही है कि अब पूरी दुनिया को स्पेशली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहा है उसके अगेंस्ट में आना चाहिए, लोगों को बोलना चाहिए और अल्टीमेटली द जुडिशियल सिस्टम है ना जो है वहाँ का, वो उसको आए और इसमें इंटरवीन करे कि भाई यूएसए में जो हो रहा है रोकना पड़ेगा। So this was the article from the Hindu. That was the editorial article. Now we are going to another issue, that is China's foreign minister visits Russia as West pushes for Ukraine ceasefire. Nowadays a deal is being signed and you can say that it is being discussed, है ना? इसको डिस्कस किया जा रहा है और जो डील है वो है रसिया और यूक्रेन। इन दोनों के बीच में एक जो है ट्रूस टॉक हो जाए या मैं कहूँ कि एक सीज फायर जो है साइन हो जाए, है ना? इसको लेकर के बात चल रही है। अब इसी बीच में जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वो कहाँ गए हैं? वो गए हैं रसिया। रसिया से उनकी मीटिंग हुई है और ये पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज जाते हैं जब भी कोई फॉरेन डिप्लोमेट, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स जब भी किसी कंट्री को विजिट करते हैं तो उसका एक मैसेज होता है डिप्लोमेसी के वर्ल्ड में। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है वांग ही, कई बार क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस तरह से। उनकी मीटिंग हुई है रसिया के फॉरेन मिनिस्टर, उनका नाम है सार्जी लैवरोव। यहाँ काउंटर पार्ट की जब भी बात होती है तो दोनों सेम रैंक के मिनिस्टर या ऑफिसर्स की बात होती है। में जहाँ एक तरफ जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो सैंक्शंस और सीज फायर की बात कर रहा है अगेंस्ट रसिया, वहीं इनकी मीटिंग जो है हुई है। सीज फायर में अगर हम कुछ डेवलपमेंट्स की देखें तो यूक्रेन और रसिया दोनों एग्री हुए हैं कि भाई एक लिमिटेड सीज फायर हो जाए। हालांकि इसमें डिटेल्स अभी तक फाइंड आउट नहीं हुई है कि भाई इसमें इस सीज फायर में क्या क्या इंक्लूड होगा, कितनी लिमिट्स होंगी, कब तक ये सीज फायर रहेगा, कब ये स्टार्ट होगा, वो सब नहीं है। चाइना का स्टांस क्या है और स्टांस क्या है इस विजिट पर, ना? या यूक्रेन और रसिया के कन्फ्लिक्ट पर। एक्चुअली जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स फ्रॉम चाइनीज गवर्नमेंट उनकी तरफ से जो स्पोक पर्सन है हुआ जो आगे, उन्होंने एक इस बात कही है कि देखो भाई चाइना जो है वो न्यूट्रल है और वो ना तो यूक्रेन के साथ है ना ही वो रसिया के साथ है और चाइना हमेशा साथ देगा, एडवोकेट करेगा किसको, डायलॉग और नेगोशिएशन को। इट मींस problems between two nations should be dealt with or resolved through dialogue or negotiation but not through the guns। बीजिंग ने यह भी असर्ट किया कि देखो हमारा कोऑपरेशन है रसिया के साथ, लेकिन जो वर्ल्ड है उसको ये ना समझे कि हम रसिया के साथ में दोस्ती या हमारा उसके साथ कोऑपरेशन है तो हम किसी के अगेंस्ट में है। इनका इनडायरेक्टली कहना था कि ना तो हम यूक्रेन के अगेंस्ट में है और ना ही यूएसए के, है ना? क्योंकि जब भी बात आती है रसिया और चाइना की तो इनका तो जहाँ इनकी एनिमोसिटी दिखाई देती है वो यूएसए के अगेंस्ट में दिखाई देती है। दूसरा, चाइना डिड नॉट स्पेसिफिकली मेंशन यूक्रेन इन इट्स अनाउंसमेंट्स। तो इन्होंने कुछ कहा ही नहीं, ठीक है? किसी कंट्री का ना तो यूक्रेन का नाम लिया ना ही यूएसए का नाम लिया, बट जो डिप्लोमेसी का वर्ल्ड है उसमें लोग अपने आप से मीनिंग को निकाल लेते हैं। डिप्लोमेटिक सपोर्ट की अगर हम बात करें तो चाइना ने कंसिस्टेंटली सपोर्ट किया है रसिया को डिप्लोमेटिकली, ठीक है? जब से फुल स्केल वॉर स्टार्ट हुआ है। तो वो जो रसिया है ना? ये एनिमोसिटी इनकी चलती है हमेशा यूएसए के साथ में। अब यूएसए के साथ में एनिमोसिटी चाइना की, तो चाइना का दुश्मन यूएसए, रसिया का दुश्मन यूएसए। ये दोनों दोनों क्या हो गए, रसिया और चाइना हो गए दोस्त, फ्रेंड हो गए। इट मीन्स जो भी चीजें चाइना के फेवर में होंगी
या मैं कहूँ जो अपोजिट कहें अगर इसका, अगर वो यूएसए के अगेंस्ट में होंगी तो वहाँ पर रसिया और चाइना दोनों साथ में दिखाई देंगे। तो चाइना हैज़ आल्सो ऑफर्ड एन इकोनॉमिक लाइफलाइन टू रसिया थ्रू एनर्जी एंड कंज्यूमर गुड्स। जहाँ एक तरफ रशिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए थे यूरोपियन कम्युनिटी ने और यूएसए ने, तो उसके अगेंस्ट में चाइना ने खूब सपोर्ट किया रसिया को, चाहे वो एनर्जी के जो उसके प्रोडक्ट्स हैं उन मार्केट्स के लिए या अदर जो कंज्यूमर गुड्स है। मीन्स यूएसए और यूरोप की मार्केट्स बंद हो गई थी रशिया के लिए, लेकिन चाइना ने अपनी मार्केट्स को ओपन कर दिया कि आओ भाई यहाँ पर आप ट्रेड करो। तो चाइना ने डायरेक्टली कोई वेपन्स या मिलिट्री सपोर्ट रशिया को प्रोवाइड नहीं किया, बट उसने उसको डिप्लोमेटिकली, उसको इकोनॉमिकली, वो ट्रेड के कंसर्न से, ठीक है, उसको मैं कहूँ कि ग्लोबल परसेप्शन के बेसिस पर हमेशा से रशिया को सपोर्ट किया है, जब से इसका वॉर स्टार्ट हुआ है यूक्रेन के साथ में। हालाँकि एक टाइम कभी ये हुआ करता था कि चाइना और रसिया दोनों एक-दूसरे को कॉम्पिटिशन देते थे इस बात में कि भाई ज़्यादा कम्युनिस्ट कौन, या जो है यूएसए का ज़्यादा शत्रु या एनिमी कौन। तो दोनों में कॉम्पिटिशन रहता था कि हम तुमसे बड़े कम्युनिस्ट हैं। उधर रशिया कहता था हम बड़े कम्युनिस्ट हैं, तो चाइना कहता था हम बड़े कम्युनिस्ट हैं, लेकिन दोनों की ही इकोनॉमीज़ अब लगभग काफ़ी हद तक ओपन हो चुकी है और वो भी थोड़ा-थोड़ा सा कैपिटलिज़्म की तरफ में मूव उन्होंने किया है। तो गाइस, these were important current affairs for today and we will meet again in another session on next day. तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।